सर मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली सर। आप जल्दी से चलिए। लेकिन क्यों की? क्या तुम उसे तकलीफ देते थे? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम चलकर देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सर, इसके हाथ में तो सुसाइड नोट है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं, नीलम को इस हालत में देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। चिट्ठी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ठीक है कामिनी, तुम चिट्ठी पढ़ो। यस सर। मैं नीलम अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को खत्म कर रही हूँ। मेरे मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना पकड़ाया जाए। मैं अपनी मर्जी से खुद को गोली मार रही हूँ। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? सर, ये तो ओपन एंड शट केस है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि इसने आत्महत्या की है। फिर भी इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं अगर कुछ और मिला तो। सर, सामने वाले घर में एक और लाश मिली है। कोई औरत है। ये तो मिसेस वनीता है। पिछले 10 सालों से हम पड़ोसी हैं। इन्हें क्या हुआ? आज हो क्या रहा है? क्या आज सुसाइड डे है? सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं कामिनी, ये आत्महत्या नहीं लगती। ठीक से देखो, यहाँ ना तो मर्डर वेपन है और ना ही कोई चिट्ठी। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को बोलो कि पूरा घर छान मारे, देखें कुछ मिलता है क्या, और इसकी भी बॉडी। हाँ सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजती हूँ। क्या हुआ आपको? पहले तो आप दुखी थे, पर अब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहली बार 2 लाशें देखी और वो भी इतने कम समय में, इसलिए थोड़ा सा डर लगा। चिंता मत कीजिए, आप हमारी टीम को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए। आगे हम देखते हैं। थैंक यू सर। सर, फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा, पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। लगता है खूनी वनीता को गोली मारकर गन अपने साथ ही ले गया। हो सकता है। अब हमें उस खूनी को ढूंढना है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वनीता कैसे मर सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर, आखिर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तुमने पूछा ठीक से? रिपोर्ट देखने के बाद मैंने खुद उनसे 10 बार पूछा, उन्हें भी ये बहुत अजीब लगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम और वनीता का खून एक ही गोली लगने से हुआ है। मतलब इन्हें वनीता के बॉडी से जो बुलेट मिली है, उसी से नीलम भी मरी है। पर सर, नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वो कैसे वनीता को गोली मार सकती है? और एक गोली से 2 लोग कैसे मर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग जगहों पर? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। लगता है हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मतलब? क्या हो अगर नीलम ने आत्महत्या ना की हो, उसका भी किसी ने खून किया हो? किसने? वही तो पता करना है कामिनी जी। चलिए। क्या बात है सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं, ठीक है, आपसे कुछ सवाल करने थे। जी कहिए। जब नीलम ने खुद को गोली मारी तब आप कहाँ थे? मैं बेडरूम में था और नीलम हॉल में थी। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं बाहर आया और देखा तो नीलम मर चुकी थी। क्या आप दोनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों ही थे। नीलम और वनीता का रिश्ता कैसा था? दोनों में कभी कुछ कोई अनबन या झगड़ा था? बिल्कुल नहीं सर, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। ये वनीता के पति कहाँ हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में? सर, वो ज्यादातर बाहर काम करते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने उन्हें खबर कर दी है, वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उन्हें थाने भेज देना। कामिनी,
या तो अजय झूठ बोल रहा है या फिर हम सच देख नहीं पा रहे हैं। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, फॉरेंसिक वालों ने वनीता की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। लगता है उन्हें कुछ अलग मिला है। देखो। सर, ये तो काफी भयानक है। क्या है, दिखाओ। मैंने कहा था ना, चलो अब मजा आएगा। मिस्टर अजय, ये वनीता की मेडिकल रिपोर्ट है। हमें सब पता चल गया है। तो क्या आप सच कबूल करेंगे या फिर हम करवाएं? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने वनीता को नहीं मारा। हमने ये कब कहा कि आपने वनीता को मारा? हम तो सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि वनीता के पेट में आपका बच्चा कैसे आया। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया। बताता हूँ सर, मारिए मत। मेरा और वनीता का अफेयर चल रहा था, पर वो पेट से थी ये मुझे नहीं पता था। क्या ये डायरी तुम्हारी है? जी हाँ। इसकी और नीलम की चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। सेम है सर। इसका मतलब नीलम ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वनीता और मेरे बारे में नीलम को पता चल गया था। इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने गन निकालकर मुझ पर तानी, पर हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। और वनीता को कैसे मारा? नहीं, वनीता को मैंने नहीं मारा सर। फिर उसकी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद डर गया था। कामिनी, आसपास पता करो। पड़ोसी से पूछो कि उस रात उन्होंने कुछ सुना या कुछ देखा हो। सर, हमने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। और सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैं एक बार फिर से देख रही थी, तो मैंने देखा कि नीलम और वनीता की मौत एक ही समय पर हुई है। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों मौत का जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कामिनी, बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। मुझे लगता है वनीता का मर्डर उसी वजह से हुआ है। अजय ने जैसा बताया कि वो यहाँ खड़ा था और नीलम वहाँ खिड़की के सामने, और वो देखो वनीता के घर की खिड़की। इसका मतलब जब अजय और नीलम का झगड़ा चल रहा था तब वनीता किचन में काम कर रही थी, और जब अजय ने नीलम को गोली मारी तब वो गोली नीलम के शरीर से गुजरकर इस खिड़की से पास होकर वनीता को जा लगी। इसीलिए हमें बुलेट पर नीलम और वनीता के दोनों के खून मिले। मतलब अजय ने गलती से एक नहीं 2 खून किए। वाह सर, क्या दिमाग पाया है आपने। अपना तो ऐसा ही है। सर, मैं सुनील वर्मा और ये मेरी पत्नी शकुंतला वर्मा। सर, हम 2 दिन के लिए अपने गांव गए थे और आज जब वापस आकर दरवाजा खोला तो सब बिखरा पड़ा था। फिर मैंने आपको फोन किया। वर्मा जी, जब चोरी हुई तब घर पर कोई नहीं था। इसका मतलब कि चोर को पता था कि घर खाली है। वर्मा जी, गांव जाने की बात आप दोनों के अलावा और किसे पता थी? मैम, आमतौर पर ऐसी बातें आसपास के लोगों को पता ही चल जाती हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, फिर बात करते हैं। दो लोगों के जूतों के निशान दिख रहे हैं। इसका मतलब चोर 2 थे और वो छत से आए थे। यस सर।
कामिनी जी आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर पता कीजिए और सीसीटीवी दिखे तो उसकी फुटेज कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। अब चोर कैसे पकड़ में आएंगे? आपने पता किया क्या क्या चोरी हुई है? तकरीबन 2.25 लाख के जेवर और 50,000 नगद। एक बात बताइए, इस कॉलोनी में गार्ड नहीं है क्या? नहीं सर, कॉलोनी वाले बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं। वो गार्ड पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। सर, मैंने बाहर पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और इस कॉलोनी में सीसीटीवी भी नहीं है। ठीक है वर्मा जी, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए कामिनी जी। सर, उस चोर का कुछ पता नहीं चल रहा और कॉलोनी के लोगों का शूज प्रिंट भी लिया है, पर किसी का भी शूज प्रिंट मैच नहीं हुआ। मतलब चोर कॉलोनी का नहीं, कहीं बाहर का है। सर, अब क्या करेंगे उस चोर को पकड़ने के लिए? कुछ नहीं, बस इंतजार करेंगे अगली चोरी का। हेलो, ओके, हम आ रहे हैं। कामिनी जी चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कमल कॉलोनी से राकेश शर्मा का फोन था, उनके घर में भी चोरी हुई है। सर, ये चोरी भी बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे पहले हुई थी। यहाँ भी सिर्फ 2 ही लोगों के शूज प्रिंट हैं। राइट कामिनी जी, चोर यहाँ भी छत से ही आए हैं। कामिनी जी आप एक बार बाहर जाकर भी पता कीजिए, देखिए अगर वहां से कुछ क्लू मिलता है तो। शर्मा जी, चोरी के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, मेरी वाइफ अंजलि के दोस्त की शादी थी। हम सब कल दोपहर में ही वहाँ चले गए थे और आपको फोन करने के 10 मिनट पहले ही वापस लौटे थे। मतलब चोर को पता था आप लोग रात में नहीं आने वाले हैं। वैसे आप लोगों को किसी पर शक है या फिर कोई ऐसा जो आप लोगों के जाने पर नजर रखे हुए था? सर, हम इतनी हड़बड़ी में थे कि कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान ही नहीं गया। यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शर्मा जी क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? सर, मैं लिस्ट बना चुका हूँ। 5 लाख के गहने, 30,000 कैश और एक लैपटॉप। सर, पैसे और गहने मुझे वापस ना मिलते तो ना सही, लेकिन प्लीज लैपटॉप ढूंढ दीजिए। उसमें मेरी कंपनी का वो डेटा है जो अब तक कंपनी के सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ। अगर वो नहीं मिला तो कंपनी को नुकसान होगा ही, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर, लैपटॉप ढूंढ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, कॉलोनी में किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को ना आते हुए देखा है और ना जाते हुए। कोई नहीं, आप फुटप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाइए और पिछले वाले शूज के प्रिंट का मैच करके देखिए कि दोनों मैच करते हैं या नहीं। सर, वारदात की जगह से मिले हुए फुटप्रिंट मैच हो गए हैं। गुड। एक बात और कामिनी जी, ये चोर उन्हीं घरों में चोरी कर रहे हैं जहां वो छत के रास्ते आसानी से घर में जाकर अपना काम कर सके। आपने एकदम सही कहा सर। और सर, आई थिंक ये चोर कोई आसपास का ही है, जिसे पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है और कितने दिन के लिए जा रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि इतने बड़े कॉलोनी में कौन कहाँ जाता है, ये चोरों को कैसे पता चल रहा है और वो सोर्स कौन होगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली लाल चाय मंगाइए, शायद चाय पीकर दिमाग की बत्ती जल जाए। जी सर।
क्या सोच रहे हैं सर? कामिनी जी, वो चोर कहीं से पता नहीं करते, बल्कि जिनके जिनके घर चोरी हुई है वही लोग उस चोर को बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन सर, वो खुद चोर को क्यों बताएंगे कि वो कहाँ जाते हैं? कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा सर? कामिनी जी, अब तक जितने भी घरों में चोरी हुई है उनके घर के किसी ना किसी सदस्य ने अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर के वीडियो तक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मतलब सर, इससे चोर क्या, हर किसी को उनके बारे में सब पता होगा। यस, ये सोशल मीडिया तो विभीषण है घर का। सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने तो चुटकियों में पता कर लिया। आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। अरे भाग्यवान, कब से तैयार हो रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में धूप में जल रहा हूँ। अरे ट्रेन छूट जाएगी तो कश्मीर घूमना रह जाएगा, जल्दी करो। कितना चिल्लाते हैं आप, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। 4 घंटे से तैयार हो रही हो और कितना तैयार होना है तुम्हें? अब चलो। क्या चलो? पता है ना शहर में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। ऊपर से आपने जो घर की रखवाली के लिए WWF वाला गार्ड बुलवाया था, वो कहाँ है? आइयो जी, मैं आ गया। अब आप लोग डोंट पिकर होकर घूमने जाइए जी। देखो, मेरी घर की सुरक्षा मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अगर चोरी हो गई तो 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। अयो जी, आप चिंता मत करना, मैं ईमानदारी से घर के निगरानी करूंगा जी। आप लोग विदाउट एनी टेंशन जाओ जी। पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट तो कर दूं। हेलो दोस्तों, मैं और मेरी खूबसूरत पत्नी 1 हफ्ते के लिए स्वर्ग घूमने जा रही हैं। मेरा मतलब है कश्मीर घूमने। तो मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। बाय दोस्तों। हेलो, व्हाट? हम आता है, डोंट पिकर। हेलो मालिक जी, हमारी माँ गांव में बहुत बीमार पड़ गई है जी, इसलिए हमको अभी गांव जाना होगा जी। आई एम सॉरी जी। सर, ये दोनों तो वांटेड चोर रंगा बिल्ला है। सही पहचाना कामिनी जी, ले चलिए दोनों को। यार मेहुल, शर्मिला भाभी, आप दोनों को पूरी पुलिस टीम की ओर से थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत कर। देश के कानून को जब भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों शर्मिला? रंगा बिल्ला, हमारे मेहमान खाने में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम मुजरिमों के बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ का खाना नहीं खाना तो चुपचाप शराफत से बता दो कि चोरी का सामान कहाँ है, वरना। नहीं सर, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी और लैपटॉप मेरे घर में है, लक्ष्मी नगर 12/26। अच्छा फैसला था तुम्हारा। थोड़ा सा भी लेट होते तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता। कामिनी जी, थैंक यू सर। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी हुई हमारी ज्वेलरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। ये लैपटॉप ढूंढकर आपने मेरी नौकरी बचा ली सर। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अपराधी को पकड़ना ही मेरा काम है और राठौर मेरा नाम है। पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह फोन की घंटी बजने लगी तो इंस्पेक्टर राठौर गुस्से में बोले, कोई है कि नहीं? फोन तो उठाओ। यस सर।
सर, पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। हमारे इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजनेस टाइकून ऋषि मल्होत्रा के घर पर आग लग गई, जिसमें उनकी माँ, दादाजी और मैनेजर की मौत हो गई है। चलो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर चलो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। सर, आपको क्या लगता है, यह हादसा है या कोई साजिश? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, फिर बताते हैं यह हादसा है या साजिश। इंस्पेक्टर राठौर घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले बड़े से हॉल में जले हुए 2 कंकाल थे, जो आग के कारण केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। दूसरे कमरे में 2 और हड्डियों के ढांचे और आसपास ढेर सारी राख रखी हुई थी। इन कंकाल को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। घर के बाहर और भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस घर में कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कोई बाहर का व्यक्ति घर में आए तो जानवरों को खबर लग जाती है। यदि ये साजिश थी तो कोई सचेत क्यों नहीं हुआ, या ये केवल एक हादसा था जो मानवीय भूल या किसी और कारण से हुआ हो। तभी वहां हवलदार आ जाता है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई घर से बाहर निकला और ना कोई घर के भीतर आया। मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ होगा। बरखुरदार, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। सारी लाशों को, इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोलते हुए इंस्पेक्टर राठौर को जमीन पर कुछ चिपचिपा पदार्थ नजर आया। उन्होंने उसे अपने हाथों में लेकर सूंघा तो मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार मैंने कहा था ना किसी नतीजे पर मत पहुंचो। यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सर, आपको कैसे पता? ये देखिए, यहाँ पर शराब फैली हुई है और शराब पेट्रोल की तरह तुरंत आग पकड़ती है। किसी ने तो सभी को मारने के लिए यह कदम उठाया है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे कर लेते हो आप ये सब? अपना तो ऐसे ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर राठौर केस फाइल को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तभी कामिनी वहां आई और बोली, क्या हुआ सर? परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक? सब ठीक नहीं है कामिनी, ये केस बहुत उलझा हुआ है। सर, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये लीजिए चाय और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तब से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा हूँ, मगर घोड़े कहीं भी जाकर रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी तक आपको इस केस में कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है? सस्पेक्ट? 4 लोगों की मौत हुई है और आपस में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, मगर चारों के खून में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। तो ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शायद इसके बाद आपको पता चल जाए कातिल कौन है। राठौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, मगर वहां पर कोई क्लू नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक नोट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि ऋषि मल्होत्रा के मैनेजर को हड्डियों की टीबी थी, जिसके कारण वो केवल कुछ दिन का ही मेहमान था। कामिनी, ऋषि मल्होत्रा की बैंक डिटेल और ऑफिस की सारी फाइल्स मंगवाकर डीप स्टडी करो। हो सकता है उसकी मौत से किसी को फायदा हो। राठौर के कहने पर कामिनी वहां से चली जाती है। तभी ऋषि मल्होत्रा के पड़ोसी वहां पर आते हैं और बोले, सर, ऋषि मल्होत्रा के केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? कोई शक? नहीं सर, आपको कुछ बताना था। तो बताइए। सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए अभी तक खामोश था। मगर मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हादसे वाली रात ऋषि मल्होत्रा के घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। ऋषि सर बालकनी में आकर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जायदाद मैं गरीबों को दान दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि सर के गुस्सा होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी और उनके घर में आग लग चुकी थी। सर, मुझे लगता है कहीं उनकी जायदाद के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। आपके हिसाब से मल्होत्रा सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मगर उनकी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो रात के 9 बजे के बाद उन्होंने किसी को फोन नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था और पूरी बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बालकनी में आकर तेज आवाज में बात की थी। जी धन्यवाद, आपने पुलिस की मदद करने के बारे में सोचा। मैं वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता हूँ।
पड़ोसी के जाने के बाद इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी। किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहाँ पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है। उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया। वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो। हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस? इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए। कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले। कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं, ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी, इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है। इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मैम मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई।
अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो न हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से, वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था वो वायलिन बजा रहा था।
उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो देखो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे ये ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसके वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के तकरीबन 1 बजे दीपिका के घर पर। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे।
एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी भैया। अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहां गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहां एक डायरी मिली जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल, अंकल। सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है? और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। आई एम सॉरी सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहां से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहां से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे, वहां एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं।
आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहां का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना, अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए। लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ है? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना। तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था। कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर, ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहां जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया। सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहां एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया। आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।